डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन भी सदन के बाहर और भीतर जोरदार हंगामा। रसोईया आंगनवाड़ी की सेविका को मानदेय का मुद्दा गहराया। सम्मानजनक वेतन देने की मांग उठाई गई। विपक्ष ने विधानसभा पोर्टिको में किया प्रदर्शन। बिहार में नए सियासी समीकरण बनाने की कोशिश में तेजस्वी यादव। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तेजस्वी। सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम की अच्छी पकड़ का मिल सकता है फायदा। रायपुर में सिंधी समाज के आनंद मेले में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सिंधी समाज के साहस और पुरुषार्थ की मुख्यमंत्री ने की सराहना। कहा, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सिंधी समाज की भूमिका अहम। नक्सल मुक्त अभियान के तहत झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लातेहार पुलिस ने 10 लाख के इनामी नक्सली मृत्युंजय भुइयां को किया गिरफ्तार। 2 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर बबलू भी गिरफ्तार। वहीं खूंटी में पीएलएफआई से जुड़े 6 अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन भी पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सदन के पोर्टिको में विपक्ष द्वारा हंगामेदार प्रदर्शन का आह्वान किया गया। इस दौरान राज्य सरकार से रसोईया एवं आंगनबाड़ी की सेविकाओं को मानदेय और सम्मानजनक वेतन दिलाने की मांग की गई, जिस पर पक्ष विपक्ष के कई विधायकों का बयान भी सामने आया है। देखिए, किसी भी चीज को, किसी भी मांग को लेकर के लोकतंत्र का ये अधिकार है उनका। हम इस चीज का स्वागत करते हैं। वो आंदोलन भी करे, अपनी बातों को विधानसभा के पटल पर भी रखे। और निश्चित रूप से हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है। हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक आंगनबाड़ी सेविकाओं का या फिर रसोईया जो दीदी हैं उनका मामला है, और ये हम लोग विधानसभा में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आते हैं। तो ये बहुत स्वागतकारी है। आप आंदोलन कीजिए, अपनी बातों को पटल पे रखिए। लोकतंत्र का ये अधिकार है और ये स्वागत योग्य है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारा विभाग है, ये सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा में भू राजस्व विभाग में घोटाले को लेकर विपक्ष द्वारा आज भी जोरदार सवाल उठाया जा रहा है। इस क्रम में हटिया विधायक एवं बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने सदन के पटल में अपनी बात रखते हुए सीओ द्वारा की जा रही गड़बड़ी पर नाराजगी जताई। तो वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में राज्य सरकार का बड़े उन पर आरोप लगाए, जिसके जवाब में विभागीय मंत्री दीपक बिरुइया ने भी आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। राजस्व में क्या काम हुआ है? भू राजस्व में एक ही काम हुआ है, इन लोगों ने छूट दे दी है सीओ को लूटने का, इन लोगों ने छूट दे दी है एलआरडीसी को लूटने का। तो आज आम जनता, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, आप जाकर फीडबैक ग्रामीण से लीजिए, शहरी क्षेत्र के लोगों से लीजिए। मैंने सत्र के अंदर ये कहा कि जानबूझकर जो खतियानी जमीन है, जब मैनुअल में सही था 14-15 तक मैनुअल रसीद कटता था, और रैयतों का ऑनलाइन में पिता का नाम चेंज कर दिया, 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ कर दिया, प्लॉट नंबर चेंज कर दिया, खाता नंबर चेंज कर दिया, और उसको जो ड्यूटी सरकार की है, सीओ की है, उसको सुधारने का, उसके एवज में पैसा लोग मांग रहे हैं। और मैंने सुझाव दिया कि आप हर एक पंचायत में कैंप लगा करके इसको सुधार करा दीजिए, लेकिन इनको छूट देना है लूटने का। इसलिए कि एक एक ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल हो रहा है ये सरकार में, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। आम जनता त्रस्त है, और सदन के अंदर भी उनके विधायक के द्वारा लाया हुआ प्रश्न का भी ये लोग समाधान नहीं निकाल रहे हैं। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्य में अफसरशाही के हावी रहने का मुद्दा उठने पर अब सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस भी विपक्ष पर जमकर पलटवार करती नजर आ रही है। दरअसल रांची में कल पत्रकारों से बातचीत में खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने इस आरोप पर जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है।
ट्रेनिंग हुआ है क्या इन आईएएसओ का। आज जो है वो चीफ सेक्रेटरी थी क्या राजबाला वर्मा, कहाँ कहाँ पे गई हुई है, पैसा का इन्वेस्टमेंट कहाँ है, भाजपा वालों को बताना चाहिए। सारे लोग यहाँ से ये मलाई खा करके कौन कौन केंद्र शिफ्ट हो रहे हैं, किनके संरक्षण में गए हैं, भाजपा वालों को बताना चाहिए। आज के तारीख में दुर्भाग्य है, ये कोई आज की परिस्थितियां नहीं है। जहाँ सबसे ज्यादा कार्यकाल इन्हीं का रहा, हमारे में तो कोविड भी रहा। जाहिर सी बात है कि वो हम जो मॉनिटरिंग हो रहे थे, हम प्रोटोकॉल के तहत में थे उस टाइम में। अगर हम शासन चलाए तो देखिएगा तो 4 साल चलाए है ना, बाकी तो राज उन्हीं का था। तो पूछना चाहिए उन लोगों को कि भाई अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उसको प्रमाणित करिए, अगर दोषीवार है अधिकारी तो कार्रवाई करनी चाहिए। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस ने एक 10 लाख के इनामी नक्सली को धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने माओवादी नक्सली संगठन के जोनल कमांडर मृत्युंजय भुइयां और 2 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर बबलू को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार मृत्युंजय भुइयां पर कुल 104 नक्सली हिंसा के मामले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में केस दर्ज हैं और अलग अलग नक्सली घटनाओं में 44 पुलिसकर्मियों के हत्याकांड में भी वो शामिल रह चुका है, जो जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र अंतर्गत नावाडी चकलवा टोला का रहने वाला है, जबकि बबलू राम बिहार के अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। इस क्रम में जानकारी देते हुए लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि 2 नक्सली मृत्युंजय भुइयां और बबलू राम के पास से एक AK-47 स्वचालित हथियार, 21 गोलियां और 1,60,000 रुपए बरामद किए गए हैं। CPI माओइस्ट कार्डर के मृत्युंजय भुइयां जो कि जोनल कमांडर है और 10 लाख रुपए का इनामी है, और बबलू राम जो कि एरिया कमांडर है और 2 लाख रुपए का इनामी है। इन दोनों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। लातेहार जिला में लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान हमारा चलाया जा रहा है। इसमें स्पेशली महुआ डांड छिपादोहर क्षेत्र में जितने जो SDPOs हैं और थाना प्रभारी के द्वारा आसूचना संकलन और नक्सलियों का जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ने का काम किया गया। इसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि जो नक्सली का टीम है यहाँ पर वो हरिनामार के जंगल क्षेत्र में घूम रहा है और अपने रसद और सप्लाईज को लेने का प्रयास कर रहा है। इसमें एक टीम को सेटअप किया गया उसी छिपादोहर के नेतृत्व में, और उनकी टीम IRB साइड के जवान और अन्य पुलिस पदाधिकारी, इनके द्वारा क्षेत्र में सघन जांच किया गया और घेराबंदी करके दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई। खूंटी जिले में नक्सलवाद के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस अभियान में प्रतिबंधित संगठन PLFI से जुड़े 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं, साथ ही लेवी की रकम भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार सभी अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच चुके थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने खूंटी थाना क्षेत्र में तजना नदी के पास नहर किनारे उन अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान पकड़ा गया। 3 अपराधियों विजय भोक्ता, धीरज कुमार और अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक राम को गिरफ्तार करने के बाद उनके साथियों को कालामाटी टुंगरी के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम शुभम कुमार पोछार उर्फ शुभम कुमार, निमिस गोप उर्फ हनी और राम अयोध्या शर्मा उर्फ राजा शर्मा बताया जा रहा है। गिरफ्तार अपराधियों की तलाशी में कई मोबाइल फोन, दूसरे लोगों के नाम से खरीदे गए मोबाइल की रसीद, देसी पिस्टल, जिंदा गोली, PLFI संगठन के पर्चे, लेवी वसूली का हिसाब लिखा नोटबुक, ठेकेदारों और व्यवसायियों की सूची जैसे इत्यादि दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तजना नदी का जो नहर है के किनारे हैं और अपराध की योजना बना रहे हैं। इसके सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खूंटी श्री वरुण रजक के नेतृत्व में टीम बनाया गया और छापामारी किया गया। तो छापामारी में पहले नदी के किनारे 3 लोग पकड़ाए, जिसमें विजय भोक्ता, अभिषेक कुमार और धीरज कुमार शामिल हैं। इनके बताए अनुसार और 3 लोग थे जो ठीक छापामारी से पहले रांची की ओर भाग रहे थे, तो उनका पीछा करके उनको रांची खूंटी बॉर्डर के पास से पकड़ा गया। तो कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें विजय भोक्ता, धीरज कुमार,
अभिषेक कुमार, शुभम कुमार पोद्दार, निमिष गोप और राम अयोध्या शर्मा शामिल हैं। इनके पास से एंड्रॉयड फोन 13, देसी पिस्टल 1, स्टील मैगजीन 2, जिंदा गोली 22 और विभिन्न बैंक का एटीएम कार्ड और पासबुक मिला है। भागाबांध ओपी क्षेत्र के केंदुआडीह बस्ती के समीप कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के गुर्गों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान प्रिंस खान के 2 गुर्गों की गोली लगने की सूचना मिली है, तो वहीं एक गुर्गा भागने के दौरान गिर गया जिससे उसका पैर टूट गया है। साथ ही 2 गुर्गों के फरार होने की सूचना मिल रही है। दरअसल जिला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रिंस खान के 5 शूटर केंदुआडीह बस्ती के समीप खंडरनुमा खाली घर में छुपे हुए हैं, जिसके बाद बागाबांध ओपी के केंदुआडीह बस्ती के समीप धनबाद पुलिस ने रांची पुलिस और पलामू पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान के शूटरों को घेर लिया, जिसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फिर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने तीनों अपराधियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। साथ ही आपको बता दें कि पकड़े गए अपराधियों में विक्की डोम, अफजल उर्फ अमन और अमन सिंह उर्फ कुबेर सिंह शामिल हैं। अमन सिंह जो पलामू का रहने वाला है, वहीं प्रिंस खान के ऑडियो वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करता था। बताया जा रहा है कि पकड़े गए ये सभी अपराधी रांची में हुई हाल ही के दिनों में एक रेस्टोरेंट में फायरिंग घटना में शामिल थे। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने आर्म्स, जिंदा बम, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन सहित अन्य सामान बरामद किया है। इस क्रम में धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार का साफ शब्दों में कहना है कि जो भी अपराधी गोली चलाएगा वो भी गोली जरूर खाएगा। फिलहाल पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील है। बोकारो में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार सुबह टहलने निकली महिला को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी वहां पर मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। सड़क जाम के कारण हाईवे पर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। जाम में शामिल लोगों का कहना है कि टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया। लोगों ने आरोपी वाहन और चालक की गिरफ्तारी के साथ साथ मृतक के पति को नौकरी देने की मांग की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन खबर लिखे जाने तक लोग जाम हटाने को तैयार नहीं थे। कि आए दिन जो है एक्सीडेंट होते रहती है और यहाँ के जिला प्रशासन और सरकार तक को ये मालूम है कि उकरीद मोड़ से बारिक ऑपरेटिव मोड़ तक आए दिन महीना में 2-4 एक्सीडेंट में 2-4-10 लोग मरते रहते हैं। यही आज ये एक्सीडेंट में मौत हुई है। एक महिला की जो है मॉर्निंग वॉक में चल रही थी, उसको एक्सीडेंट हो गया है और अभी तक जिला प्रशासन जो है यहाँ पे सहानुभूति देने के लिए नहीं पहुंची। इन जिला प्रशासन को मैं सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ। हमारी डिमांड यही है कि जिस महिला का शीला देवी का जो मौत हुआ है दुर्घटना में, उनके पति को एक नौकरी, और चूंकि उनकी पत्नी जो है कार्यरत थी और उनके पति जो है घर में रहते थे, तो उनके पति को एक नौकरी दिया जाए ताकि इनका परिवार जो है भरण पोषण कर सके। और जो गाड़ी वाला मारा है, जो लापरवाही से वाहन चल रहा है। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। तेजस्वी यादव आज एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की थी, जिसमें राज्यसभा चुनाव के समर्थन को लेकर बात हुई थी। अख्तरुल इमान ने कहा था कि उनकी बातचीत पॉजिटिव रही है और फैसला असदुद्दीन अवैसी करेंगे। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि एआईएमआईएम राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन का समर्थन कर सकती है। तेजस्वी यादव ने भी अख्तरुल इमान की इफ्तार पार्टी में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया। एआईएमआईएम का समर्थन तेजस्वी यादव की जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एआईएमआईएम के पास सीमांचल क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। अगर एआईएमआईएम महागठबंधन का समर्थन करती है तो इससे तेजस्वी यादव की जीत की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि अभी तक एआईएमआईएम ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और असदुद्दीन अवैसी के फैसले का इंतजार हो रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में शामिल होने
एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। समृद्ध यात्रा के तहत 17 मार्च को मुख्यमंत्री के यहां आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक तिथि की पुष्टि नहीं की गई है। सभा को लेकर गाँव में भव्य जर्मन हैंगर पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके साथ ही सभा स्थल के ठीक बगल में हेलीपैड भी बनाया जा रहा है, ताकि हेलीकॉप्टर से उनका आगमन सुनिश्चित हो सके। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। भले ही कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा भी बाकी हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर 17 मार्च को मुख्यमंत्री के आगमन की चर्चा तेज हो गई है और लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। के लोगों में काफी उत्साह है और मैं मुखिया बैजानी के नाते बोल रहे हैं, यहाँ के पब्लिक में काफ़ी उत्साह है। मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीद है और हम लोग यहाँ 2-3 डिमांड किए हैं, जैसे पोखर का सौंदर्यीकरण होगा और स्वास्थ्य केंद्र का विस्तारीकरण होगा और हाई स्कूल में डिग्री कॉलेज का भी हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं, उसका सेंटअप भी यहाँ होगा, मैट्रिक इंटर ये सब का। और मिला के यहाँ से क्या जो पूरा खुशी है, विवाह मंडप का भी शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री जी। ये सब पूरा काफ़ी उम्मीद है और पब्लिक यहाँ काफ़ी उत्साह पूर्वक है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र स्थित कोयला घाट में एक महिला के साथ उसके ससुराल वालों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला संजना कुमारी ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के आदेश के बाद वो अपने बच्चे के साथ ससुराल पहुंची थी, लेकिन वहां उसके पति, सास और ससुर ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। पीड़िता संजना कुमारी का कहना है कि वह न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए अपने बच्चे के साथ ससुराल पहुंची थी, लेकिन वहां पहुंचते ही परिवार के लोगों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। महिला के अनुसार उसके पति सहित ससुराल के अन्य सदस्यों ने लाठी डंडे से उस पर हमला किया। इस घटना में उसे चोटें भी आई हैं। संजना कुमारी ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब उसके साथ इस तरह की घटना हुई है। इससे पहले भी कई बार ससुराल वालों द्वारा उसके साथ मारपीट की जा चुकी है। लगातार हो रहे इस प्रताड़ना से वह काफी परेशान और भयभीत है। पीड़िता ने कहा कि अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वह कोई बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों की होगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों के बीच भी काफी चर्चा है। वहीं पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले को लेकर बरारी थाना पुलिस से शिकायत किए जाने की बात कही जा रही है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 26 जून को ये हथियार चलाया था, चाकू राड चलाया था, प्रेमनाथ यादव को ममता पूरा फैमिली मारा। 2 बच्चा, जब उनको कोर्ट से ऑर्डर मिला घर में रहने का तो प्रेमनाथ ने दरबार चलाया मेरे परिवार पे, लाठी चलाया निकाल के, हथौड़ी चलाया। प्रेमनाथ उसका माँ पूरा फैमिली चलाया। झूठा बोलता है, सारा झूठ बोलता है सब। जो कहता सच बोल रहा है। अभी तक जितना बयान दिया सब झूठा बयान दिया ये लड़की, और अपने से क्या तहकीकात करके इसके बाद केस किया। सारा सामान बरामद। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीटीआई मैदान में छत्तीसगढ़ सिंधी सेवा महापंचायत द्वारा आयोजित चंद्रजी रात सिंधिन जो मेलो आनंद मेलो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सिंधी समाज का इतिहास साहस, संघर्ष और पुरुषार्थ का इतिहास रहा है। विभाजन के कठिन समय में समाज ने अपनी संपत्ति और घर तो छोड़े, लेकिन आत्मसम्मान और परिश्रम करने की प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरक्की में सिंधी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। व्यापार और उद्योग के माध्यम से समाज ने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति दी है, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 में के सपने को साकार करने में भी सिंधी समाज का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि सिंधियत जो मेलो जैसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को चैत्रीचंड पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर सिंधु दर्शन यात्रा का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और सिंधी समाज के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
लोरमी क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और ग्रामीणों के साथ जन चौपाल में संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लिए विकास कार्यों की घोषणाएं भी की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी विधानसभा के ग्राम लाखासार में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ शासकीय हाई स्कूल भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। इसके बाद जन चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। साथ ही वे हरदी बांध में आयोजित भक्त माता कर्मा जयंती कार्यक्रम में भी शामिल हुए और समाजजनों के साथ माता कर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि माता कर्मा का जीवन भक्ति, समर्पण और समाज सेवा की प्रेरणा देता है। उप मुख्यमंत्री ने रहंगी, लाखासार और हरदी बांध में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीब 20 लाख रुपए की घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि गांव के विकास और ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद असम चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में एक ही चरण में चुनाव होना कानून व्यवस्था में सुधार का संकेत है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि असम में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा और 4 मई को मतगणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि असम कभी उग्रवाद से प्रभावित रहा है और वहां कई चरणों में चुनाव कराने पड़ते थे, लेकिन पिछले वर्षों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की भाजपा सरकार के काम के कारण कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। ओपी चौधरी ने दावा किया कि असम में भाजपा के पक्ष में लहर नहीं बल्कि सुनामी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा को ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। उन्होंने बताया कि संगठन के निर्देश पर विभिन्न राज्यों से कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है और वे असम में पार्टी को जीत दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस कार्यालय में शहर कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त संगठन प्रभारी आरती सिंह ने की। इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में सबसे पहले पोलिंग बूथ गठन और वार्ड कमेटियों के गठन को लेकर विचार विमर्श किया गया। वरिष्ठ नेताओं ने संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने पर जोर दिया, ताकि कांग्रेस संगठन जनता के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठा सके। मोहल्ला मानपुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। औंधी थाना क्षेत्र के जंगलों में मुठभेड़ के बाद नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बड़े आप पहली और छोटे आम पहली के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान नक्सली कैंप छोड़कर जंगल की आड़ लेकर फरार हो गए। मौके से एक इंसास राइफल और नक्सलियों के दैनिक उपयोग का भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां आरकेबी डिवीजन कमेटी के नक्सली कैंप लगाकर ठहरे हुए थे। जवानों की दबिश के बाद दोपहर करीब 3 बजे नक्सली अपना सामान छोड़कर भाग निकले। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा सर्चिंग तेज कर दी गई है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। अमरावती शहर की क्राइम ब्रांच टीम ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई से बिक्री के लिए लाया गया एमडी यानी कि मेफेड्रॉन नामक नशीला पदार्थ जब्त किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में कुल 76 ग्राम एमडी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 11,40,000 रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 14 मार्च को अमरावती शहर क्राइम ब्रांच की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मुंबई से अमरावती शहर में एमडी नशीला पदार्थ बेचने के लिए लेकर आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर बजनेरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के नवी बस्ती स्थित सर्किट हाउस परिसर में घेराबंदी की। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देने पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी नंबर 1 मोहम्मद रफीक मोहम्मद सलीम और उम्र 42 वर्ष निवासी अंधेरी वेस्ट मुंबई के पास से 76 ग्राम एमडी नशीला पदार्थ बरामद किया गया। जांच में सामने आया कि वह यह नशीला पदार्थ मुंबई से अमरावती में बिक्री के लिए लेकर आया था। सवेरे ही गुने शाखा सवेरे ना दोपहर के करीबन गुने शाखा को गुने शाखा से जो गजानन सरोने साहब है सही उनको
एक उनके इन्फॉर्मर की तरफ से बात नहीं मिली थी, एक न्यूज़ मिली थी कि एक बॉम्बे से एक एक्यूज एक संशयित इस समय नवी मुंबई में आज से 2 दिनों तक चलने वाले भव्य बाल मराठी सम्मेलन की उत्साहपूर्ण शुरुआत हो गई। मराठी भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रति बच्चों में छोटी उम्र से ही रुचि विकसित हो, इसी उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन सिडको प्रदर्शनी केंद्र यानी कि साने गुरुजी बाल नगरी में किया गया है। आज सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से सिडको प्रदर्शनी केंद्र तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक और नागरिक शामिल हुए। इस सम्मेलन के लिए स्वर्गवासी डीबा पाटिल मुख्य मंच और डॉक्टर जयंत नार्लिकर उपमंच ऐसे 2 अलग अलग मंच तैयार किए गए हैं। इन मंचों पर बच्चों के लिए विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक और प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सम्मेलन के दूसरे दिन संत साहित्य, खेल, बाल कवि सम्मेलन और लड़कियों की सुरक्षा जैसे विषयों पर परिसंवाद आयोजित किए जाएंगे। समापन समारोह में अभिनेता स्वप्निल जोशी सहित विभिन्न मान्यवरों का विशेष सम्मान किया जाएगा। राज्य के मराठी भाषा विभाग ने बहुत नए नए उपक्रम की शुरुआत ये बरस की है। उनमें से बाल सम्मेलन का ये उपक्रम आज वाशी, नवी मुंबई यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ के सिडको कन्वेंशन सेंटर में ये बाल सम्मेलन हो रहा है। इसके फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।